जो कैश फ्लो का फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने फॉर्मेट थोड़ा इन शॉर्ट में बनाया है, तो आप अपने बुक में से भी इसको वॉच कर सकते हैं। आपके बुक के अंदर जो डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक में पेज नंबर 6.8 न्यू बुक का, उसके अंदर ये पूरा फॉर्मेट मेंशन है। तो आप इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे इन शॉर्ट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर की है, देख लो आप एक बार। तो अब हम समझेंगे पूरा फॉर्मेट कैसा है। पूरे फॉर्मेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है आपका फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड है आपका फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पर, राइट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसकी कैलकुलेशन करना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इसके अंदर क्या क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, क्या क्या ऐड होगा, एक बार रिपीट करते हैं। पहले तो हम लेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देन आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर, इंटीरियम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। 4 चीजें आपको याद करनी है, दोबारा से रिपीट करो। फर्स्ट तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देन आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर, इंटीरियम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। 5 चीजें ऐड करनी है। और माइनस क्या होगा, रिफंड ऑन टैक्स, जो टैक्स का रिफंड हुआ है, मान लो जिसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो ये करके आपका प्रोविजन प्रॉफिट जो आ जाएगा बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका। देन आफ्टर हम इसकी हेडिंग स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसको आपको एडजस्ट करना है। हमने कहा था इनडायरेक्ट मेथड है, हम अपोजिट साइड से चलेंगे। कैश एक्सपेंसेस को याद करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, बहुत सारे कैश आइटम है, तो उसके बजाय हम नॉन ऑपरेटिंग कैश जो आइटम्स है या नॉन कैश आइटम्स है, इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक समराइज है, इसी में से ही आता है क्वेश्चन, तो देख लो एक बार आप। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन, दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट नॉन कैश आइटम ना, दिस इज जस्ट एक एडजस्टमेंट है, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, साफ कर दिया। डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा आपको, या तो प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा या फिर आपको बैलेंस शीट में भी गिवन होगा। आप देखो कई बार क्वेश्चन में, कई बार क्या मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर लिखते हैं, तो आपको बैलेंस शीट के थ्रू भी पता चल सकता है और आपको कहां से पता चल सकता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी, राइट। देन आफ्टर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, यानी कि यदि हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है, ठीक है, ओवर द पीरियड हमने गुडविल को रेज किया और हमने उसके बाद ओवर द पीरियड उसको क्या करा, राइट ऑफ किया। राइट ऑफ किया है, नॉट परचेज एंड सेल, राइट ऑफ किया है, तो इसमें आ जाएगा क्योंकि उसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया था और दिस इज नॉट मतलब ये हमारा कोई कैश में आइटम नहीं है। तो ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज हुए हैं, तो आप इनको एड बैक कर दोगे, राइट। एज वेल एज इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आया था, ठीक है। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो इनको हम क्या कर देंगे, वापस से ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट पेड एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी तो पार्ट है ना, यस। तो कुछ आइटम्स जो कि रिलेटेड टू फाइनेंसिंग और आपके क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट से है, तो वो चीज वहां पर भी ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया है ना, यहाँ हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पर हम इसको देखो आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सॉरी पेड है ये, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा ये। तो आप देखो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, डिविडेंड पेड, तो जो डिविडेंड पेड हुआ है ये आपने इसमें क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि इससे हमारा कैश गया, तो यहाँ हमने इसको ऐड बैक कर दिया और यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो ये इस कुछ एक ऐसे आइटम्स हैं जो आपके दो एक्टिविटीज में इफेक्ट डालेंगे। दोबारा से बता रही हूं मैं, ध्यान रखना, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज से उनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स है जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में जो थे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो आपके यहाँ पर डबल साइड में इफेक्ट डालेंगे, और एक्सपेंसेस इनसे रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई वो इनको नहीं इफेक्ट डाल रहे, ओके। तो अब आपका यहाँ पर आ गए हम, इंटरेस्ट पेड हुआ तो ये यहाँ पर ऐड हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बोथ आर
पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ हमने एड बैक किया है, तो यहाँ पर हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम, दैट्स व्हाई इसको एड बैक कर देंगे, है ना। नो सॉरी, नॉट ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही इनकम इन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यदि हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो उसने हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस किया, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। ठीक, तो ये सर्टेन आइटम्स है जिनको आपको ऐड करना है। ऐसे ही कुछ आइटम्स है जिनको लेस भी करना है, जैसे इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे आपके ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें केवल ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, यानी कि सेल से चाहिए, लेकिन हमारे प्रॉफिट में ये सारी चीजें एडजस्ट हो रखी है, दैट्स व्हाई इनको हम माइनस कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का भी पार्ट है ना। देखो, आपने यहाँ पर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ है, राइट, तो आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट है, तो ये यहाँ पर लेस हो रहा है, तो अब यहाँ देखो ये ऐड हो रहा है, समझे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर सिचुअलाइज हो गया, तो अब ये चीज आ गई। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ओके, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम, दैट्स व्हाई ये लेस हो गया। फिर है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यदि मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका पैसा हमारे प्रॉफिट में ऐड हो रहा है ना, पिछले साल का प्रॉफिट ऐड हो रहा है, इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इसको लेस कर दिया। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद ये तो हमारा पी एंड एल का पार्ट हो गया, ठीक है, पी एंड एल से सारा जो भी प्लस माइनस होना था वो हो गया, और ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आ गया अपना, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग का जो पार्ट है वो जो कि हमारे फाइनेंसिंग और हमने अभी जो लास्ट उसमें वीडियो में देखा था, फाइनेंसिंग और इसके अंदर नहीं आया था आपका करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट हमारा इसके अंदर है, राइट, तो अब उसको कैसे अपन एडजस्ट करेंगे, देखो आप, सबसे पहले डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करना है, क्यों करना है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, यदि मेरी कोई करंट असेट्स डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, तो क्या होगा, मेरे पास कैश बढ़ेगा, जैसे कि सपोज करो कि जो मेरा डेटर है, डेटर से मुझे पैसा मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया, ठीक है, तो कैश बढ़ेगा। और यदि मान लो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, यानी कि मैंने यदि कहीं से लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास फंड आया, कैश आया, ठीक है, चलो, यदि मान लो मैंने गुड्स भी क्रेडिट पे परचेज किया, मेरा क्रेडिटर है वो रेज हुआ, इसका मतलब क्या है कि उससे मेरे पास गुड्स आया जिसको मैंने सेल किया, मेरे पास कैश बढ़ा, कैश का इनफ्लो के ऑप्शंस बढ़े, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि डिक्रीज हो रहा है करंट असेट्स को, तो उसमें ऐड करना है, क्योंकि उससे हमारा कैश का इनफ्लो बढ़ा। ऐसे ही इंक्रीज हुआ, यानी इंक्रीज, ये तो सिमिलर वे में ही चलेगा, यही अपोजिट वे में, इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटीज तो वो ऐड होगा। सेम यदि मान लो करंट असेट्स इंक्रीज हुई है, करंट असेट्स यदि बढ़ी है, यानी कि मैंने मान लो जैसे कि आपका मान लो मैंने कोई असेट्स परचेज की है, तो मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो वो लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यदि मैंने किसी करंट लायबिलिटीज को पे करा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि पूरा इसके अंदर आपका ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट पूरा हो गया कंप्लीट, यानी कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास कैश का फ्लो आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी हो सकता है नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यूज हो रहा है तो यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका आ जाएगा। तो एक पार्ट हो गया हमारी एक्टिविटीज का, ठीक है। देन आफ्टर आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जैसे आपको बताया था, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल। अब देखो यहाँ पर एक चीज को समझने की जरूरत है, गुडविल का राइट ऑफ होना, गुडविल का परचेज होना एंड गुडविल का सेल होना। देखो, राइट ऑफ होना यानी कि मान लो 3 पार्टनर अपना बिजनेस कर रहे हैं
ओवर द पीरियड उन्होंने वैल्यूएशन किया गुडविल का और उन्होंने अपनी असेट्स में शो किया, ठीक है, और उसको उनको इमीडिएटली उनको राइट ऑफ करना होता है। ये हम पार्टनरशिप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। परचेज गुडविल क्या होती है? जब कोई और पार्टनर आ रहा है ना, तो और हमने अपनी गुडविल उसको सेल की है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश का फ्लो आ रहा है। यदि हमने किसी और को उसी गुडविल का पैसा दिया तो वो परचेज ऑफ गुडविल है। तो जहां सेल ऑफ परचेज ऑफ गुडविल है तो वहां तो कैश का फ्लो हुआ है, तो वो एडजस्ट होगा। अब आप देखो, तो यहाँ पर हो गया कैश फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल। यदि हमने अपनी जो सेल की है गुडविल को तो हमारे पास पैसा आया है। जैसे हमने पढ़ा था कि जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लेकर आता है, ठीक है ना। फिर है फ्रॉम सेल ऑफ अपना जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो आपका किस में आ जाएगा? कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट में। इसका भी पूरा मतलब फिक्स असेट से और नॉन करंट मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम रिसीव हुई है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड और रेंट है, विच आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो ना, तो ये भी आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश का फ्लो बढ़ रहा है। ऐसे ही हमने यदि फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट कोई परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा। और हमने यदि मान लो गुडविल परचेज की है कहीं पर, यानी उसके लिए हमने पैसा दिया है तो वो कैश का आउटफ्लो है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूं करके आपका ये आएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी हो गया कंप्लीट। अब आप आ जाओ सी पर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कहां से फाइनेंसिंग जनरेट होता है, कहां से पैसा आ सकता है? फर्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। जब हम शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हैं उस फॉर्म में हमारे पास पैसा आता है, ओके। इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कहीं हमसे और किसी वे में हमने मान लो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जनरेट किया है तो, या फिर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग है लाइक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, ये भी हमारे फाइनेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है। फिर है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ आर, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर, इंटीरियम डिविडेंड पेड, डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, यानी कि आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ये, तो ये फाइनेंसिंग कर रहा है एक तरीके से, डिक्रीज हो रहा है यानी कि हम उसको पे कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटीरियम डिविडेंड है बोथ आर पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो कितनी चीजें देखो रिपीट हो रही है आपका, एक तो ये डिविडेंड का पार्ट रिपीट हो रहा है, इंटरेस्ट का पार्ट रिपीट हो रहा है ना। तो कुछ पार्ट आपके जो रिपीट हो रहे हैं ये आप ध्यान रखना। ये ध्यान रखना यहाँ पर जो डिविडेंड रिसीव्ड है, ये डिविडेंड रिसीव्ड किसका है? जो आपने कहीं पर शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने भी तो किसी और की कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हो, ठीक है। तो ये अपना इनकम हो गया और ये यहाँ पर हम ये पे कर रहे हैं। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उसको समझ लो बिल्कुल अच्छे से कि डिविडेंड पेड है तो ये कहाँ आएगा, रिसीव्ड है तो ये कहाँ आएगा, ये पेड है तो ये मतलब कि आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्यों आ रहा है, रिसीव्ड है तो ये इन्वेस्टमेंट में क्यों आ रहा है, ये दोनों आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्यों आ रहे हैं, यानी हर चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्यों लिया, प्रोविजन टैक्स करंट ईयर का क्यों लिया, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, है ना। तो आई होप मैंने आपको समझाया होगा, लेकिन लास्ट में भी इसका कंक्लूजन रह रहा है, ओके। तो सी से हमारा आ गया ये जो अपना थर्ड अपनी एक्टिविटीज थी, ये आ गया नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तीनों चीजें आ गई हैं। इसके आगे अपन कैसे इस चीज को सिचुएराइज करेंगे, एक बार पॉज करके नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें इसको। इसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो अब आपका जो तीनों एक्टिविटीज को हम प्लस करेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ए बी और सी तीनों को हम प्लस करेंगे। ये आपका माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये अपना करंट ईयर का कैश फ्लो आ गया कि करंट ईयर में कैश का फ्लो और यूज्ड क्या हुआ है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप ये देखोगे कि आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, यानी पिछले साल से जो कैरी फॉरवर्ड होकर आया है आपका, वो बिगिनिंग में कैश फ्लो क्या है, तो वो यदि इसमें ऐड कर दे तो हमारा क्लोजिंग के साथ मैच करना चाहिए। बोथ बैलेंसेस आर गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है, ये दोनों बैलेंस शीट के अंदर होंगे, है ना।
तो आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास जो करंट ईयर का आया उसके अंदर आपको ऐड करना है अपना ओपनिंग, यानी जो बिगनिंग में दिया हुआ है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आ जाएगा वो आपका जो एंडिंग ईयर में आया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाता है, तो आपका आंसर राइट है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? थोड़ी सी बात ये भी आती है दिमाग में, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश इन हैंड भी गिवन है, कैश एट बैंक भी गिवन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि करंट असेट्स में क्या लें क्या छोड़े, है ना। तो देखो आप, तो कैश इन हैंड क्या है, आपके हाथ में कैश है, कैश इक्विवेलेंट है। कैश एट बैंक, आपका पैसा है बैंक में। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक और ड्राफ्ट इन हैंड। तो जब हमारे पास कोई ऐसी असेट्स है जो कि विद इन 3 मंथ जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या है, कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश है। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनको अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो जिसमें बनाया जाएगा, उसमें इन तीनों 5 चीजों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना है। तो आप इसको नोट कर लें, समझ लें अच्छे से, ठीक है। और एक चीज और, इस कैश फ्लो के अंदर हमारा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको अवॉइड किया गया है, वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या था, क्या पढ़ा था हमने, कि उसमें करंट ईयर के सारे ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो कैश में डन है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही उठाएंगे, तो ये क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही अवॉइड करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वाइवा में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, क्यों है। तो विद इन 3 मंथ जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो इसके अंदर कैटेगराइज होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये आपको इसका फॉर्मेट समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को करने से पहले इसका फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो राइट ऑफ द स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, पहले आप उसके प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, एक एक पार्ट को समझ लो, देन आफ्टर इस फॉर्मेट को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। यानी कि आप चाहें तो हर जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ ट्रांजेक्शन आपके ऑपरेटिंग में आ रहे हैं, कुछ फाइनेंसिंग में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको देख लो कि इस ट्रांजेक्शन को हैंड टू हैंड आप मान लो वर्किंग नोट में या रफ में कहीं बना लोगे, तो चीजें बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ओके, चलते हैं अपन इसके आगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।